एपिसोड के शुरुआत में सागरी अपनी पिछले जिंदगी के बारे में कहने लगती है, जिसमें वो कहती है कि कैसे उसके पिताजी किसी भी इंसान की गर्दन एक ही बार में काट सकते थे ताकि उन लोगों को मरते वक्त दर्द महसूस ना हो। और ऐसा करने के लिए किसी भी निंजा को इतना मुश्किल ट्रेनिंग करना पड़ता है जिसके बारे में कोई भी नॉर्मल इंसान इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। जहाँ पर सागरी ये भी कहती कि इसलिए मैं भी अपने पिता की तरह एक खूंखार निंजा बनना चाहती हूँ, जिसकी वजह से सागरी अपने पिता की मौत के बाद खुद गुनहगार के सर को काटने लगती है ताकि उसके ट्रेनिंग भी अच्छे से हो सके। लेकिन सागरी जब भी किसी गुनहगार की सर को काटती थी तब सागरी ये फील करती थी कि उसके आसपास उसी आदमी की डेड बॉडी आसपास घूम रही है, जिसकी वजह से सागरी पैनिक होने लगती है। यहाँ पर सागरी के पास एक आदमी आकर उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, शुरुआत में सभी के साथ ऐसा ही होता है। जहाँ पर सागरी आदमी से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, आगे से मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। फिर अगले दिन सागरी फिर से एक आदमी की गर्दन को काट देती है, जहाँ पर फिर से उसके पास उसी मरे हुए आदमी की डेड बॉडी आ जाती है, जिससे सागरी फिर से घबराने लगती है। यहाँ पर सागरी को मन ही मन ये लग रहा होता है कि वो कभी भी अपने पिताजी जैसे खूंखार निंजा नहीं बन सकती। उसके बाद इसने शिफ्ट होकर प्रिजन में आ जाती है, जहाँ पर सागरी गबीमारू के चेहरे पे एक पेपर बांध देती है और जिसके साथ ही साथ बहुत सारे दूसरे गुनहगारों के चेहरे पे भी बांध देती है ताकि उन लोगों के सर को काटते वक्त आसानी हो सके। उसके बाद ये सारे गुनहगारों को टोकुगावा के सामने पेश किया जाता है और ये आदमी इस गांव का लीडर होता है। लेकिन सागरी सारे गुनहगारों की रेज्यूमे पढ़ने लगती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कौन से गुनहगार ने कितने लोगों को मारा है। लेकिन उसी दौरान गबीमारू सागरी से कहता है कि मेरे चेहरे के पेपर की वजह से मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है और कहता है कि क्या तुम इसे हटा सकती हो ताकि मैं टोकुगावा से मिल सकूं, जिसमें सागरी कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ टोकुगावा के खास आदमी टोकुगावा से कहते हैं कि हम इन मुजरिमों को नहीं मारते हैं, बल्कि हम इन लोगों को एलेक्जर ऑफ लाइफ को ढूंढने के लिए भेज देते हैं और इन लोगों में से जो भी जिंदा लौट के आएगा उसको हम के गुनाहों से आजाद कर देंगे और उसको अच्छी सी जिंदगी जीने के लिए छोड़ देंगे। जिसमें टोकुगावा थोड़ी देर सोचने के बाद अपने खास आदमी से कहता है कि तुमने सही कहा, जिसकी वजह से टोकुगावा के खास आदमी सारे मुजरिमों को एक पेपर के बारे में बताने लगता है, जिसमें वो कहता है कि अगर तुम में से कोई भी एलेक्जर ऑफ लाइफ को ढूंढकर हमारे पास लेके आने में कामयाब हो गया तो हम उसके गुनाह को माफ कर देंगे और वो जैसे चाहे अपनी जिंदगी जी सकता है। जिसको सुनने के बाद एक गुनहगार हंसने लगता है, जिसमें वो कहता है कि लगता है मुझे फिर से किसी को मारने मिलेगा। लेकिन उसी देर में गबीमारू बोर होने लगता है और वो कहता है कि तुम्हारी बकवास बंद करो। लेकिन उतनी देर में एक लड़की पीछे से गबीमारू से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। जिसको सुनने के बाद गबीमारू कुछ भी नहीं कहता, जहाँ पर लड़की खुद को एम्बैरेस फील करने लगती है। लेकिन उतनी देर में एक आदमी सभी गुनहगारों से कहता है कि अपने चेहरे से पेपर को हटाओ, जिसकी वजह से सारे गुनहगार अपने चेहरे से पेपर को हटा देते हैं। जहाँ पर टोकुगावा के आदमी एक मरे हुए आदमी को सारे गुनहगारों के सामने लेके आते हैं, जिसके सारे बॉडी पर किसी तरह के फूल लगे हुए थे, जिसकी वजह से सारे गुनहगार डरने लगते हैं। जहाँ पर टोकुगावा के आदमी सारे गुनहगारों से कहते हैं कि यह आदमी तुमसे पहले एलेक्जर ऑफ लाइफ को ढूंढने के लिए चला गया था, जिसकी वजह से इसकी हालत ऐसी हो गई है। लेकिन उतनी ही देर में वो मरे हुए आदमी हंसने लगता है, जिससे सारे गुनहगार डरने लगते हैं। टोकुगावा के आदमी सारे गुनहगारों से कहते हैं कि ये तो मर चुका है, लेकिन इसके सारे बॉडी पार्ट को इन्हीं पौधों ने कंट्रोल करके रखा है। यहाँ पर एक गुनहगार खड़े होते हुए कहता है कि ऐसी जगह में कौन जाना चाहेगा, जिसमें टोकुगावा के एक आदमी इससे कहता है कि तुम किस बात से घबरा रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो मरना ही है ना। जिसमें वो आदमी कहता है कि ये तो गलत बात है और इसका साथ बाकी के सारे मुजरिम भी देने लगते हैं। लेकिन उसी दौरान एक छोटा सा लड़का सभी से कहता है कि बस करो और टोकुगावा से पूछने लगता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि एलेक्जर ऑफ लाइफ उसी जगह में मौजूद है। जहाँ पर टोकुगावा का खास आदमी सभी से कहता है कि अगर तुम हमारे बात नहीं मानोगे तो हम तुमको अभी इसी वक्त मार डालेंगे। जिसको सुनने के बाद एक मुजरिम खड़ा होकर उधर से जाने लगता है, लेकिन उसी दौरान पीछे से एक आदमी आकर सर को ही काट देता है, जिसकी वजह से बाकी के सारे मुजरिम घबराने लगते हैं। जहाँ पर टोकुगावा का एक आदमी सभी से कहता है कि मैं तुम लोगों को ये बात बताना भूल गया कि ये आदमी भी तुम्हारे साथ ही जा रहा है, और ये आदमी ये भी कहता है कि अगर तुम लोगों ने हमारे बात नहीं मानी तो तुम भी इसकी तरह ही मारे जाओगे। लेकिन उसी दौरान बीच में टोकुगावा अपने आदमी को अपने पास बुलाता है और उसके कान में कुछ कहने लगता है, जिसमें आदमी टोकुगावा से कहता है कि ठीक है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, और एक कहकर सारे मुजरिमों के पास जाने लगता है। जिसमें ये आदमी सारे मुजरिमों से कहता है कि मैं तुम लोगों को एक बात बताना भूल गया। यहाँ पर सारे मुजरिमों को समझ नहीं आ रहा होता कि ये आदमी किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन उसी दौरान ये आदमी सारे मुजरिमों से कहता है कि मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि तुम में से कई लोग उस जगह पर जा नहीं पाओगे, क्योंकि जिस नाव से तुम लोग जाने वाले हो उस नाव पे सिर्फ कुछ ही लोग ही जा सकते हैं। लेकिन तुम लोग तादाद
में बहुत ज्यादा हो, जिसकी वजह से तुम लोग एक ही नाव में उधर जा नहीं सकते। इसलिए मास्टर टोकुगावा चाहते हैं कि तुम लोग डिसाइड करो कि तुम में से कौन उधर जाएगा। लेकिन उसी दौरान एक मुजरिम दूसरे मुजरिम के गले को दबाकर उसको मार देता है, जहाँ पर वो आदमी कहता है कि जो भी एक दूसरे को मारकर लास्ट तक सर्वाइव करने में कामयाब हो जाएगा वही उधर जाएगा। जिसको सुनने के बाद टोकुगावा का खास आदमी सभी से कहता है कि लगता है तुम्हारा दोस्त सही कह रहा है, और ये कहकर अपने सिपाहियों से कहता है कि सारे मुजरिमों के हाथ को खोल दो। लेकिन उससे पहले ही सारे मुजरिम एक दूसरे को बुरी तरह मारने लगते हैं, जिसमें से एक मुजरिम बाकी के मुजरिमों से कहता है कि अगर हम ऐसे ही एक दूसरे से फाइट करके एक दूसरे को मारने लगे तो हमें से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। अगर हमें इसमें से बाहर निकलना है तो हमें एक समुराई को मारकर उसके तलवार को हासिल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम अपने हाथों की रस्सी को काट सकते हैं और इधर से आसानी से बच के निकल पाएंगे। जिसको सुनने के बाद बाकी के मुजरिम भी इस मुजरिम की बातों में आ जाते हैं और सागिरी पर अटैक करने के लिए एक ग्रुप बनाकर जाने लगते हैं, जहाँ पर सागिरी को इस बात की भनक लग जाती है और वो अपने तलवार को बाहर निकालकर इन लोगों से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। और जैसे ये सारे मुजरिम सागिरी के पास आ जाते हैं, सागिरी अपनी टेक्निक की मदद से एक एक करके सारे मुजरिमों के सर को धड़ से अलग कर देती है, जहाँ पर सागिरी को फिर से ये भ्रम होने लगता है कि उसके आसपास इन सारे मरे हुए मुजरिमों की डेड बॉडी आसपास घूम रही है, जिससे सागिरी फिर से घबरा जाती है। लेकिन उसी दौरान गोबीमारू टोकुगावा के पास जाके उससे कहता है कि लोगों को यूं ही मारना अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन गोबीमारू इतने पास आने की वजह से टोकुगावा और उसके आदमी घबरा जाते हैं, जहाँ पर गोबीमारू फिर से उन लोगों से कहता है कि हमें पता है कि हम लोग मुजरिम है, लेकिन तुम लोग हमें यूं ही इस तरह बेवजह मार नहीं सकते। जहाँ पर टोकुगावा का एक आदमी गोबीमारू से कहता है कि तुम हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना चाहिए। जिसको सुनने के बाद गोबीमारू एक लंबी सांस लेता है और उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों ने मेरी बात अच्छे से नहीं सुनी है। लेकिन उसी दौरान बीच में टोकुगावा का खास आदमी एक मुजरिम से कहता है कि अगर तुम इस लड़के को मार दोगे तो मैं तुमको इधर से जाने दूंगा। जिसको सुनने के बाद गोबीमारू भी शौक हो जाता है, जहाँ पर पीछे से एक मुजरिम गोबीमारू को मारने के लिए आने लगता है, जहाँ पर गोबीमारू उससे कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं भी तुमको मार डालूंगा। और ये कहकर उसके पास जाकर उसके गले को अपने हाथ की मदद से बीच में से फाड़ देता है, जिससे मुजरिम की मौत एक ही सेकंड में हो जाती है। जिसके कुछ ही देर बाद बाकी के मुजरिम भी गोबीमारू को मारने के लिए उसके पास आने लगते हैं, जहाँ पर गोबीमारू अपने स्पीड टेक्निक का इस्तेमाल करके सारे मुजरिमों को एक एक करके मारने लगता है। जिससे गोबीमारू की इस फाइटिंग स्किल की वजह से टोकुगावा भी घबरा जाता है। लेकिन उसी दौरान गोबीमारू सभी के पास आकर सभी लोगों से कहता है कि अब तो मैं इलेक्टर ऑफ लाइफ को ढूंढने के लिए जा सकता हूँ ना। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।